प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं श्री अशोक वानखेड़े से बात करते हुए, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। बहुत लोगों के बारे में आपने अपनी नज़र, अपना आकलन पेश किया और इस लिस्ट में अगला नाम है बाला साहब विखे पाटिल जी का। बाला साहब विखे पाटिल एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रोडक्ट थे। विखे पाटिल को, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार जी के इर्द गिर्द घूमती थी, शरद पवार को चैलेंज करने वाला ऐसा कोई दमदार व्यक्ति यदि पहली बार आया सामने तो ये विखे पाटिल थे। शंकरराव चौहान जरूर आए थे, लेकिन शंकरराव चौहान की पूरी सरकार विखे पाटिल चलाते थे, ऐसा कहा जाता था। विखे पाटिल के पिताजी जो थे वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जनक थे। आज़ादी के पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कोऑपरेटिव शुगर मिल हो सकती है, ये कंसेप्ट ही उनके पिताजी ने लगाया था और पहली कोऑपरेटिव शुगर मिल प्रवरा नगर वो उन्होंने की। आज प्रवरा नगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, डेयरीज है, बहुत है, शुगर मिल है। लेकिन विखे पाटिल ये सामान्य किसान रहे। आपको ताज्जुब होगा, विखे पाटिल यहाँ आते थे, वीपी हाउस में रुकते थे। वीपी हाउस मतलब कोई बंगला, बाद में उन्होंने बंगला मिला उनको, लेकिन जब उन्होंने वो किया तो एक दिन मैं गया शाम को मिलने, तो वो एक धुला हुआ कुर्ता ऐसा हाथ से फोल्ड करके पिलो के नीचे रख रहे थे। तो मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप? बोला प्रेस, सुबह तक प्रेस हो जाएगा, रात को पिलो के नीचे। एक टोपी, एक सफ़ेद पैजामा कुर्ता, पैर में चप्पल, हाथ में एक पॉलीथीन। यदि कोई कहे कि प्रवरा नगर साम्राज्य का राजा आ रहा है तो कोई बिलीव नहीं करेगा। मोस्ट डाउन टू अर्थ एंड अ ग्रेट फाइटर। ग्रेट फाइटर। एक उन्होंने बात की थी अहमदनगर में, एक केस लोकसभा चुनाव में शरद पवार का एक वक्तव्य था, उस वक्तव्य के खिलाफ केस लड़ा उन्होंने और आखिर निपटा दिया। उस वक्तव्य के दौरान जो केस चल रहा था, तो उस केस का सौभाग्य रहा कि मैं वो था। उन्होंने शरद पवार जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें लाई थी कि एक एफआईआर शरद पवार जी के खिलाफ हुआ थी और विखे पाटिल ने कहा पारे अशोक वाचे। तो बोला क्या है? लड़की छेड़ने का मामला। बोला क्या बात कर रहे हैं बाबा आप? मैंने कहा कॉलेज के ज़माने में बोले कोई केस हो गया था, इनका भी नाम लिखवा दिया किन्ने, मैं जानता हूँ इसमें नहीं है, लेकिन ये केस में काम आएगा। इतना डिटेल उनका था विखे पाटिल का, और मदद करने के लिए हमेशा आगे। वाटर पे बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया वाटर पे, क्योंकि वो ये जानते थे कि शुगर के क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी लगता है और जितना शुगर क्रॉप बढ़ेगा उतना पानी शुगर खींचेगा, तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा? तो इसलिए शुगर के लॉबी के खिलाफ हमेशा पानी की एक लॉबी खड़ी होती थी। तो उन्होंने उसी में रास्ता निकाला और पानी के लिए खुद काम करना शुरू कर दिया। खूब काम किया पानी के लिए उन्होंने। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रवरा नगर स्कूल है, पहली बार 26 जनवरी की परेड में प्रवरा नगर स्कूल का बैंड आया, तो उन्हें प्रवरा नगर का स्कूल भी इन्होंने सैनिक स्कूल के धरती पे बनाया था। उनका बड़ा बेटा अशोक वो सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट था। उसके बाद में उन्होंने लव मैरिज किया, वो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल की वजह से हुआ। तो मैं बोलता था बाबा मैं भी सैनिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो बोला नहीं तुम अच्छे हो। मैं भी अशोक हूँ। तो आज अशोक जी भी पुणे में हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। लेकिन जो विरासत उन्होंने शुरू की थी वो अब ये पीढ़ी जो है, उनके बेटे और उनके नाती वो नहीं संभाल पाए, फिर वो सरेंडर हो गए सत्ता के आगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि विखे का जो सोच था वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ वर्तमान पीढ़ी में दिखता है। विरासत और सल्तनत की जब बात हो रही है, तो अब सल्तनत में मैं आपके सामने नाम रखूंगा देवेंद्र फडणवीस का। फिर धर्म संकट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ताई के बारे में बात करने के पहले तो वो एक सॉफ्ट करना, वैसा ही देवेंद्र मुझे भाई मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, पिछले 5 साल से मैं भयावह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोला हूँ, लेकिन वो मेरी पत्रकारिता है, वो उनकी राजनीति है। व्यक्तिगत रूप से आज भी जब मिलते हैं तो संबंध बना हुआ है व्यक्तिगत रूप से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला था, जब पहली 5 साल थे उनको। दादा उन्होंने, ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करूंगा, उस पैसे में मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करूंगा कि आने वाले 1000 साल तक किसान कभी कर्जा नहीं लेंगे। और उन्होंने दबा के काम शुरू किया, शेत तड़ाने, हर एक
खेतों के आसपास एक तालाब बनाना, और उसके लिए श्री श्री रविशंकर से पैसा लिया, बहुत जगह से फाउंडेशन, और तूफान काम चलता रहा। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है, मैं फडणवीस का नहीं कहता, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। यूपी में चुनाव हुए, बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसान को कर्जा माफ कर देंगे जी। वो घोषणा पत्र का रिपलिकेशन मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, यूपी में कर सकते हो तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जी। किसानों पे फायरिंग हुई जी। 6 किसान मारे गए, चीजें डिलेन हो गई। वो फायरिंग का मामला सुन के महाराष्ट्र के किसान आंदोलित हो गए, उनको लगा यहां कुछ विपरीत ना हो, तो उन्होंने कर्जा माफ घोषित कर दिया। जो पैसा शेत तले के लिए था वो कर्जा माफ के लिए गया। और एक मैंने कहा ना कि यदि वो 5 साल शेत तले का काम होता, महाराष्ट्र 1000 साल तक पूजा करता देवेंद्र फडणवीस की। चलिए, ये राजनीति में इस तरह के संयोग या कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है, ऐसी बात जारी रहेगी। देखते रहिए। नमस्कार।